हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीट एसएसटी में यूनिट 8 के टॉपिक जल संरक्षण और संग्रहण के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2015 में आ चुका है। आपसे पूछा गया था कि निम्न में से राजस्थान में जल संरक्षण की प्राचीनतम प्रणाली कौन सी नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, जिनमें से थे टोबा, टांका, खड़ीन और नाली। तो कौन सी जल संरक्षण की प्राचीनतम प्रणाली नहीं थी? नाली नहीं थी। इससे रिलेटेड आज अपन इसमें वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, तो ध्यान से पढ़िएगा। इसमें तालाब भी है और जल संरक्षण की प्राचीनतम प्रणालियां भी हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। सबसे पहले आता है हड़प्पा नगर जो है, इसमें खुदाई के दौरान जल संचयन प्रबंधन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। जो हड़प्पा नगर था, जब इसकी खुदाई की गई थी तो खुदाई के दौरान वहां पर क्या अवशेष मिले थे? जल संचयन व्यवस्था होने की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें भी जल प्रबंधन का उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार जल का प्रबंधन किया जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें भी सुदर्शन झील के निर्माण का विवरण प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन काल में भी जल संरक्षण किया जाता था। राजस्थान में देश में उपलब्ध जल का मात्र 1% जल ही राजस्थान में प्राप्त है। भारत में जितना जल है उसका केवल 1% भाग ही राजस्थान में उपलब्ध है। आप याद रखिएगा इसको कि भारत में जितना जल है उसका 1% भाग राजस्थान में ही उपलब्ध है, केवल 1%। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पानी के स्रोत की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? लोग मानते हैं बाणगंगा की उत्पत्ति से हुई है, अर्जुन के तीर मारने से हुई है, या फिर भीम द्वारा जमीन में पैर मार के पानी का फव्वारा निकालने से राजस्थान में पानी के स्रोतों की उत्पत्ति हुई है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में परंपरागत जल स्रोतों के बारे में। सबसे पहले आता है तालाब। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको मुख्य बता रहा हूँ जिलों के तालाब। रणथंभौर सवाई माधोपुर में कौन से तालाब हैं? सुख सागर तालाब, काला सागर तालाब। सुख सागर तालाब और काला सागर तालाब कहाँ पर हैं? रणथंभौर के सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के रणथंभौर स्थान पर। फिर आता है पाली जिले में कौन से तालाब हैं? हेमावास तालाब, दातीवाड़ा तालाब और मुथाना तालाब। ये कहाँ पर है? पाली जिले में है हेमावास तालाब, दातीवाड़ा तालाब और मुथाना तालाब। फिर आता है भीलवाड़ा में कौन कौन से तालाब हैं? सरेरी तालाब, खारी तालाब और मेजा तालाब। फिर आता है उदयपुर में बागुलिया तालाब। फिर आता है चित्तौड़ में पदमनी तालाब, वानकिया, मुरालिया और सेनापानी तालाब। ये कहाँ पर है? वानकिया, मुरालिया और सेनापानी चित्तौड़ में है। फिर इसी प्रकार बूंदी में आता है कीर्ति मोरी तालाब, बरडा तालाब और हिंडोली तालाब। फिर आता है भरतपुर का बारेठा तालाब, जैसलमेर का गढ़सीसर तालाब, डूंगरपुर का एडवर्ड सागर। इसको आप याद रखिएगा, एडवर्ड सागर इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सागर तालाब कौन से जिले में है? तो डूंगरपुर जिले में है एडवर्ड सागर तालाब। फिर आता है प्रतापगढ़ में रायपुर तालाब, गंधेर तालाब, खेरोड तालाब, गोटासी तालाब, ढलमू तालाब और अचलपुर तालाब। जाजली, अचलावदा, सांखथली और तेज सागर ये कहाँ पर हैं? प्रतापगढ़ जिले में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एडवर्ड सागर तालाब कहाँ है? डूंगरपुर में। अब इसके बाद अपन बात करते हैं जिलों की। जिले अपन पढ़ चुके हैं वीडियो में, वीडियो बना हुआ आप उसमें देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं जल संरक्षण और संग्रहण की प्राचीनतम प्रणालियों की। सबसे पहले आती जल संरक्षण होता क्या है? जल संरक्षण अर्थात जल संग्रहण अर्थात वर्षा का जो जल होता है वो व्यर्थ बह जाता है, जिसको एकत्रित करने के लिए जो प्रणाली अपनाई जाती है उसको कहते हैं जल संरक्षण और संग्रहण। इसके अंतर्गत परंपरागत जल संरक्षण विधि और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रमुख विधियां हैं। जल संग्रहण की जो पारंपरिक भंडारण संरचना है उनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे वर्षा जल आधारित जो संरचनाएं हैं, इनमें टांका, नाडी, जोहड़, खड़ीन, सरिया ताल, बावड़ियां आदि आते हैं। जबकि भूमिगत जल आधारित संरचना में कुएं और बावड़ी मुख्य हैं। 2 प्रकार की संरचनाओं में इन्हें बांटा जाता है। एक तो वर्षा जल आधारित संरचना, एक आता है भूमिगत जल आधारित संरचना, जिसमें भूमिगत जल में क्या आएगा? याद रखिएगा, कुएं और बावड़ी तो केवल भूमिगत जल आधारित संरचना में आते हैं, बाकी जो सभी हैं वो इसमें आएंगे वर्षा जल आधारित संरचनाओं में। याद रखिएगा, कुएं और बावड़ी जो है ये तो आएंगे भूमिगत जल आधारित संरचना में, और वर्षा जल आधारित संरचना में आएंगे टांका, नाडी, जोहड़, खड़ीन, ये सभी। सबसे पहले अपन बात करते हैं नाडी। नाडी क्या होता है? एक प्रकार का पोखर होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए सर्वप्रथम नाडी का निर्माण किसने करवाया था? तो जोधपुर में 1520 में राव जोधाजी जो थे, इन्होंने वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले एक नाडी का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा, नाडी का निर्माण 1520 में राव जोधाजी ने सर्वप्रथम करवाया था। ये पश्चिमी राजस्थान में नाडी अधिकतम पाई जाती हैं। फिर इसके बाद एल्यूवियल जो मृदा होती हैं, इन क्षेत्रों की
इन क्षेत्रों की नाडी आकार में बड़ी होती हैं। याद रखिएगा, एल्यूवियल मृदा जो होती हैं इन मिट्टी वाले क्षेत्रों की नाडी आकार में बड़ी होती हैं और इन नाडी में 12 महीने तक पानी एकत्र रह सकता है। और नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर में 38% पानी जो है नाडी द्वारा पूरा किया जाता है। याद रखना, 3 जिले जो है नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर, इनमें 38% पानी नाडी द्वारा पूरा किया जाता है। तो नाडी का निर्माण किसने कराया था? सबसे पहले 1520 में जोधपुर के राव जोधाजी ने सर्वप्रथम नाडी का निर्माण कराया था। फिर आता है दूसरा बावड़ी। बावड़ी निर्माण की परंपरा भी राजस्थान में बड़ी प्राचीन है। अपराजित का जो ग्रंथ है प्रच्छा ग्रंथ, इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। याद रखना, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकांश बावड़ियां जो होती हैं कहाँ पर बनाई जाती है? मंदिरों, किलों या मठों के नजदीक अधिकांश बावड़ियां बनाई जाती हैं। आभानेरी की जो चांद बावड़ी है वो कौन से मंदिर के साथ बनी हुई है? दौसा में हर्षद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है। याद रखिएगा, अपराजित प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं और अधिकांश बावड़ियां मंदिरों, किलों या मठों के नजदीक बनाई जाती हैं। जो आभानेरी की चांद बावड़ी जो है दौसा में, ये हर्षद माता के मंदिर के साथ बनी हुई है और यहाँ चांद बावड़ी के दोनों ओर बरामदे और स्नानागार होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना को कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? तो बूंदी जो है ये बावड़ियों का शहर कहलाता है, जो कि अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध होती हैं बावड़ियाँ। याद रखना, बूंदी जो है राजस्थान का जिला बावड़ियों का शहर कहलाता है और अधिकांश बावड़ियाँ किलों या मठों के नजदीक बनाई जाती हैं। और अपराजित ग्रंथ में, प्रच्छा ग्रंथ में बावड़ियों कितने प्रकार बताए गए हैं? 4 प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी। याद रखना, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर। दौसा जिले की आभानेरी में स्थित चांद बावड़ी। अलवर में कौन सी बावड़ी है? अजबगढ़ भानगढ़ बावड़ी। बूंदी की है क्वींस स्टेपवेल अर्थात रानी जी की बावड़ी, बूंदी में है क्वींस स्टेपवेल। फिर आते हैं टोडा राय सिंह में निर्मित हाड़ी रानी की बावड़ी। फिर आती है सरडा रानी की बावड़ी, ये कहाँ पर है? दोनों टोडा राय सिंह में। फिर आती है जयपुर में जग्गा बावड़ी, ये की प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं। फिर अपन अगली जल संरक्षण प्रणाली की बात करते हैं, टांके की। टांका क्या होता है? टांका राजस्थान में रेतीले क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहित करने की महत्वपूर्ण प्रणाली है। ये एक प्रकार का कुंड होता है, जमीन में खड्डा करके बनाया जाता है और फिर उसके ऊपर ढक्कन ढक दिया जाता है, इसे कुंड भी कहते हैं। और टांका का जो लघु रूप होता है इसको क्या कहते हैं? कुंडी कहते हैं। वर्तमान में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है वो इसी का बड़ा रूप है। आपसे पूछा जा सकता है वर्तमान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण प्रणाली का बड़ा रूप है या परिष्कृत रूप है? तो याद रखना, टांके का परिष्कृत रूप क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा रूप है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टांके का। कुंडी या टांके का निर्माण जमीन या चबूतरे के ढलान के हिसाब से किया जाता है और जिस आंगन में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आगोर या पायतान कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बटोरना अर्थात संग्रह करना। टांके का पानी, टांका को जिस आंगन में टांके में जिस आंगन में वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है उसे आगोर या पायतान कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बटोरना या संग्रह करना। और इस पायतान को क्या साफ रखा जाता है क्योंकि उसी में बहकर पानी किस में आता है? टांके में आता है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं अगली जल संरक्षण प्रणाली की, खड़ीन की। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है खड़ीन का, जिसमें पूछा गया था आपसे कि खड़ीन का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा खड़ीन का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। खड़ीन का सर्वप्रथम प्रचलन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था और ये बहुउद्देशीय परंपरागत तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती हैं। और खड़ीन के निर्माण के लिए प्राचीन काल में राजा जमीन देता था, जिसके बदले में राजा को क्या देना पड़ता था? उपज का 1/4 हिस्सा देना पड़ता था। तो याद रखिएगा, खड़ीन किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? सर्वप्रथम जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित की गई थी और जैसलमेर में लगभग 500 छोटी बड़ी खड़ीनें विकसित होती हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं खड़ीन में बहकर आने वाला जल अपने साथ क्या लाता है? उर्वरक मिट्टी बहाकर लाता है, जिससे उपज अच्छी होती है। और खड़ीनों के नीचे ढलान में कुआं भी बनाया जाता है। जिस स्थान पर पानी एकत्रित होता है उसे खड़ीन तथा इसे रोकने वाले बांध को क्या कहते हैं? खड़ीन बांध कहते हैं। फिर अपन अगली जल संरक्षण प्रणाली की बात करते हैं, वो है टोबा। टोबा एक महत्वपूर्ण पारंपरिक जल प्रबंधन है और ये नाडी के समान आकृति वाला होता है। टोबा नाडी से अधिक गहरा होता है और सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, किसके निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है? याद रखना, टोबे के लिए। सत्य असत्य में से पूछ सकता है आपको। सघन संरचना वाली भूमि जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, टोबा निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है और प्रत्येक गांव में जनसंख्या के हिसाब से टोबे बनाए जाते हैं। एक टोबे में जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। याद रखिएगा,
एक टोबा में जो जल होता है उस जल का उपयोग सामान्यतः 20 परिवार तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं जालरे की। जालरा अपने से ऊंचे तालाबों और झीलों के रिसाव से पानी प्राप्त करते हैं और इनके स्वयं का कोई अगोर या पायतान नहीं होता है। जालराओं का पानी पीने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में आता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान की कौन सी जल संरक्षण प्रणाली का पानी पीने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में आता है, तो वो कौन सी जल संरक्षण प्रणाली है? जालरा। याद रखिएगा, जालरा का पानी पीने के लिए नहीं बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों तथा सामूहिक स्नान आदि कार्यों में उपयोग में आता है। और 1660 ईस्वी में निर्मित जोधपुर में के महामंदिर का जालरा प्रसिद्ध जालरा है। याद रखिएगा, महामंदिर का जालरा कहाँ पर है? जोधपुर में 1660 में निर्मित हुआ था। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं कुई या बेरी की। कुई या बेरी जो होती है सामान्यतः तालाब के पास बनाई जाती है, जिसमें तालाब का पानी रिसता हुआ जमा होता है और पश्चिमी राजस्थान में इन कुई या बेरी की संख्या अधिक होती है और इनका मुंह जो होता है वो लकड़ी के फंटों से ढका रहता है ताकि कोई बच्चा उसमें गिरे नहीं। फिर आता है जोहड़। जोहड़ को क्या कहा जाता है? जोहड़ी या ताल भी कहा जाता है। जोहड़ को जोहड़ी या ताल भी कहते हैं और ये नाड़ी की अपेक्षा बड़ा स्थान घेरे हुए होती है जोहड़। फिर इसके बाद जोहड़ को सामूहिक रूप से पशुओं के पानी पीने के लिए काम में लेने पर उसे क्या कहा जाता है? टोपा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की जल संरक्षण प्रणाली जोहड़ को सामूहिक रूप से पशुओं के पानी पीने के लिए काम में लेने पर उसे क्या कहते हैं? टोपा कहते हैं। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। ये क्या होती है? इस तकनीक में पानी को हेडपंप, बोरवेल और कुएं के माध्यम से जमीन के अंदर डाला जाता है। इसमें छत के पानी को किसी टैंक में एकत्र कर उसका सीधा उपयोग किया जाता है, जो अपन वर्तमान में करते हैं। घर के ऊपर पानी की टंकी बना रखी है, फिर उसके ऊपर किसका कनेक्शन दे रखा है? बोरिंग का दे रखा है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार ने एक नियम बनाकर राज्य में 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों, प्रतिष्ठानों, होटलों आदि के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। फिर अपन इसके थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ लेते हैं। इसकी वर्षा जल संरक्षण की शब्दावली कि वर्षा जल को नाडी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी के दबाव से क्या बनाया जाता है? आगोर या पायतान बनाया जाता है। टाका पढ़ी लिया अपन ने, नाडी पढ़ी ली। फिर आता है नेष्टा या नेहटा। नेष्टा या नेहटा क्या होता है? नाडी या तालाब के अतिरिक्त जल की निकासी के लिए उसके साथ नेहटा बनाया जाता है, जिससे क्या हो? अतिरिक्त जल निकट स्थित दूसरी नाडी या तालाब या खेत में चला जाता है। इसे कहते हैं नेहटा। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि नाडी या तालाब के अतिरिक्त जल की निकासी के लिए इसके साथ क्या बनाया जाता है, जिससे अतिरिक्त जल जो है वो निकट स्थित दूसरी नाडी या तालाब में चला जाए, तो नेहटा या नेष्टा बनाया जाता है। फिर आता है पार्लर। क्या होता है? पार्लर पानी क्या होता है? नाडी या टांके में जमा वर्षा का जल पार्लर पानी कहलाता है। याद रखिएगा, नाडी या टांके में जमा वर्षा का जल क्या कहलाता है? पार्लर पानी कहलाता है। फिर आता है बावड़ी। अपन ने पढ़ी ली, इसके उपनाम आप याद रखिएगा। बावड़ी को क्या कहा जाता है? वापिका, वापी, करकंदू, सकंदू आदि नामों से बावड़ी को जाना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग शक जाति है जो इसे अपने साथ लेकर आई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बावड़ी खोदने की परंपरा कौन सी जाति लेकर आई थी? शक जाति लेकर आई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण प्रणाली बावड़ी को खोदने की परंपरा कौन सी जाति लेकर आई थी? तो शक जाति लेकर आई थी। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मदार की। मदार क्या होती है? नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नाडी या तालाब में जल आने के लिए निर्धारित की गई धरती की सीमा को क्या कहते हैं? मदार कहते हैं। और मदार की सीमा में मलमूत्र त्याग वर्जित होता है। फिर आते हैं, इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान में खड़ीन, कुंड और नाडी, महाराष्ट्र में बंदरा और ताल, हिमाचल में कुहल, तमिलनाडु में ईरी, केरल में सरगम, जम्मू क्षेत्र में पोखर, कर्नाटक में कट्टा आदि नाम जो है ये जल प्रबंधन के प्राचीन स्रोत हैं। अब अपन बात करते हैं जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भूमंडल पर दृष्टि डालने पर पृथ्वी के 70% भाग पर पानी दिखाई देता है, लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 0.007% हिस्सा ही अर्थात 1 लाख लीटर पानी में से केवल 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी होता है। शेष पानी या तो समुद्री जल के रूप में या ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है। याद रखिए, वर्तमान में जो है 70% पानी दिखाई देता है पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल 0.007% हिस्सा ही अर्थात 1 लाख लीटर जो पानी है उसमें से केवल 7 लीटर पानी ही मानव के लिए उपयोगी है। राजस्थान में भारत का मात्र 1% जल ही उपलब्ध है, आपको बता चुका हूँ।
राजस्थान के 90% आबादी जो है पेयजल के लिए भूजल स्रोतों पर निर्भर है तथा कृषि कार्य के लिए 60-70% भूजल स्रोतों का उपयोग होता है। अब अपन इसके बात करते हैं जल की कमी के दुष्प्रभाव क्या क्या होंगे। आबादी में वृद्धि, असमान वितरण। जल की कमी के क्या कारण है? आबादी में वृद्धि, असमान वितरण, बांध और रेनीकट, पानी का अधिक उपयोग। अब आप देखिए प्रतिदिन प्रति मनुष्य जल का खर्च कितना होता है। दांत मांजने में 2 से 8 लीटर पानी जाता है प्रतिदिन। शौचालय फ्लश करने में 15 से 40 लीटर पानी जाता है। नलों का रिसना 10 लीटर पानी जाता है। खुले नल के नीचे हाथ धोना 2 से 8 लीटर पानी। बर्तन धोने में 10 से 20 लीटर पानी जाता है। कपड़े धोने में 20 से 40 लीटर। शावर या बाथ टब में 20 से 200 लीटर और सफाई करने में 15 से 20 लीटर पानी डेली खर्च होता है। अब अपन बात करते हैं जल संरक्षण कुछ तथ्यों की। राजस्थान के 236 ब्लॉक में से 140 में भूमिगत पूर्णतः समाप्त डार्क जोन, 50 जोन में स्थिति गंभीर अर्थात ग्रे जोन स्थित हैं। याद रखना, राजस्थान के 236 ब्लॉकों में से 140 में तो भूमिगत पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं डार्क जोन और 50 जोन में ग्रे जोन में है स्थिति गंभीर। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान के भूजल भंडार में से 27 जिलों में अत्यधिक खारापन है, 30 जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड और 28 जिलों में अत्यधिक लोह युक्त तत्व होते हैं वहाँ के भूजल में। 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में और 13% पानी की जरूरत होगी। जिस हिसाब से खेती की जा रही है, कृषि की जा रही है, तो उस हिसाब से 2030 तक कृषि के लिए आज की तुलना में 13% पानी की और ज़्यादा जरूरत होगी और 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% कमी हो सकती है। 2030 तक हिमालय से मिलने वाले जल में 20% की कमी हो सकती है और कुल पानी का लगभग 2.5% वाष्पीकरण की भेंट चढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए। याद रखा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना लीटर पानी मिलना चाहिए? तो न्यूनतम 50 लीटर पानी मिलना चाहिए। भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए। ये तो है भारतीय पैमाने के अनुसार 85 लीटर प्रतिदिन पानी मिलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को और संयुक्त राष्ट्र जल उपलब्धता मानकों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 50 लीटर पानी मिलना चाहिए। दुनिया के 1.20 अरब लोगों को रोजाना पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है और दुनिया के सबसे अधिक ट्यूबवेल भारत में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। दुनिया के सबसे अधिक ट्यूबवेल 22 लाख ट्यूबवेल कहाँ पर है? भारत में है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये आपका टॉपिक हो गया जल संरक्षण और संग्रहण कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।